नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं जनता के बीच गारंटियों को लेकर भी बयानबाजी आमने सामने हो रही है। तो एक तरफ कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी जनता के सामने रखी है, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के मेवाड़ से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। उदयपुर के बलीचा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेवाड़ की माटी भारत माता के मस्तिष्क पर तिलक की तरह है, लेकिन जब जब इस धरती को कांग्रेस की नजर लगी है तब तब इस माटी के स्वाभिमान को भी चोट पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान सरकार को कटघरे में भी खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में हमारे इस भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर आना तय है। भारत के तेज विकास का लाभ राजस्थान को भी मिले, इसके लिए राजस्थान में भी भाजपा सरकार होनी जरूरी है। डबल इंजन सरकार राजस्थान में डबल तेजी से विकास करके दिखाएगी। साथियों, समृद्ध राजस्थान के भाजपा अभी से इस पूरे क्षेत्र को तैयार कर रही है। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हमारे इसी संकल्प का प्रमाण है। वंदे भारत एक्सप्रेस और मेवाड़ के सौंदर्य को दिखाने वाली हेरिटेज विस्टाडोम ट्रेन से यहां के पर्यटन को और बढ़ावा मिलने वाला है। कृष्णा सर्किट, हेरिटेज सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट के माध्यम से अनेकों तीर्थ स्थलों पर पर्यटन की संभावना कई गुना बढ़ गई है। नाथ द्वारा में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली मावली रेल गेज के विस्तार और चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन, कोटा चित्तौड़गढ़ रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन ने मेवाड़ के लोगों का जीवन आसान किया है। इन सारे कामों की गति और तेज हो जाएगी जब यहां डबल इंजन की सरकार होगी। मेरे परिवारजनों, जब मैं टूरिज्म की बात करता हूं ना, आप जरा देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जरा मेरी बात गौर से समझना। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी टूरिस्ट कहीं पर जाते हैं, वे टूरिस्ट अपना जो टूरिस्ट की पूरा जो बजट है अपने घर से निकले घर जाने तक, उसमें से कुछ हिस्सा जहां वो गए हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कुछ चीजें लोकल वहां से खरीदें, कुछ पैसे वहां खर्च करें, ताकि दूर सुदूर जो इलाके होते हैं वहां के लोगों को रोजी रोटी मिले। ये मैं बार बार कहता हूं, ये लोगों की भलाई के लिए है कि नहीं। जो उदयपुर आए, मैं उनको कहता हूं कि भाई उदयपुर जाते हो तो उदयपुर की स्थानीय चीजें खरीदो। ये उदयपुर की भलाई के लिए है कि नहीं है? जरा बोलिए, है कि नहीं है? अगर वो एकनाथ जी जाते हैं तो इसके लिए है कि नहीं है? श्रीनाथ जी गए तो ये है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, जो बात, अब इसमें कोई भाजपा है क्या ये बात यहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोलते भाई? क्या उदयपुर के लोगों का सामान बिक्री हो, इसमें कांग्रेस के पेट में क्या दर्द हो रहा है? और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हैं सुरेश गर्ग, कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर धनोज कुमार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर।
चर्चा की शुरुआत भूदेव शर्मा जी आप ही के साथ में करूंगी। जिस तरीके से 7 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से जनता के सामने आई हैं, उसको लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं, पलायन के आरोप लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि राजस्थान पर जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है, जब जब कांग्रेस की नजर पड़ी है, वहां की किस्मत ही दूसरी तरफ चली गई है। क्या कुछ कहना है इस पर? जी पंकज जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी आपने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर के बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। जब से ईडी के अधिकारियों को, ईडी के ही कर्मचारियों को जब रिश्वत लेते पकड़ा गया तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर बोल कहां रहे हैं? क्योंकि वो भी ये समझ गए कि अगर देश में अगर कोई सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये देश के लोगों से छुपी नहीं है। एक बार फिर राजस्थान में इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की जो धरती है वो इतिहास बनाने में माहिर है और इस बार कांग्रेस की सरकार वहां रिपीट कर रही है। ये बौखलाए हुए हैं। भ्रष्टाचार अगर देखना है तो भ्रष्टाचार देखिए, मध्य प्रदेश में जाइए, अपने एक नेता का नाम नहीं बता पा रहे हैं मोदी जी। कोई एक ऐसी योजना नहीं बता पा रहे हैं कि इन्होंने लोगों के लिए क्या विकास किया है। और बात करते हैं झूठ बोलने की, ये बात करते हैं गारंटियों की, जो कांग्रेस की गारंटियां उनको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उसमें बोल क्यों नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि ये जो वादे मोदी जी करते थे, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, बड़े बड़े सपने देश के युवाओं को दिखाए, वो अब नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पे मैं तो कहता हूं कि मोदी जी आप अपना भी नाम खराब कर रहे हैं। प्रचार करना जैसे अभी बीच में बंद कर दिया था, फिर से बंद कर दो, क्योंकि सरकार चारों राज्यों में बन रही है और राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। वहां की जनता ने मन बना लिया है। वहां के युवा आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि केवल एक ऐसी पार्टी जो हमेशा ही देश के बेरोजगार युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई है। अगर कोई अधिक से अधिक रोजगार देने का काम किया है तो वो आज तक देश के इतिहास में, मोदी जी देश की बहुत बात करते हैं, देश के इतिहास में जितनी नौकरियां कांग्रेस पार्टी ने दी और वही प्राइवेटाइजेशन करके और उन सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। 3 दिसंबर को हम आपके ही चैनल पर डिबेट में बैठेंगे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के न प्रवक्ता दिखाई देंगे। मोदी जी केवल जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है उसको स्वीकार करते दिखाई देंगे। ठीक है भूदेव शर्मा जी, जवाब ले लेते हैं। सुरेश गर्ग जी, तमाम आरोप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे लगाए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और इसी वजह से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वसुंधरा राजे की सरकार में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और अब इस तरीके से दूसरे पर कीचड़ उछालना। देखिए पंकज जी, आप ये मुझे बताइए कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला है कि पिछले 5 साल तक मैंने कुर्सी बचाने का काम किया। अब कुर्सी बचाने का जिस मुख्यमंत्री ने काम किया तो भ्रष्टाचार किसने किया? मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने, एमएलए ने अपना भ्रष्टाचार किया। तो आप कैसे कह सकते हो कि राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं है? राजस्थान में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार हुआ। राजस्थान में 85% कमीशन की सरकार राजस्थान में पिछले 5 साल तक चली है। उसके उदाहरण आप सुन लीजिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के तबादले में शिक्षकों से पूछा था कि क्या भैया तुम्हारे ट्रांसफर बिना पैसे रिश्वत के होते हैं क्या? 2 बार शिक्षकों ने बोला कि साहब हमारे ट्रांसफर बिना रिश्वत के नहीं होते। मुख्यमंत्री के सामने ही है। इसके बाद में मुख्यमंत्री को इनके शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। इसी तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और इंजीनियर मिले हुए, इसलिए सड़कें ठीक नहीं मिल रही। जब मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि जब राजस्थान में भ्रष्टाचार है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सब राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं है? अब मुझे ये बताइए, ये गारंटी की बात करते हैं। 2018 के अंदर इनके नेता जो आजकल आना बंद हो गया राजस्थान के अंदर, राहुल गांधी का आजकल राजस्थान में आना दौरा बंद हो चुका है, तो वो 2018 के अंदर उन्होंने गारंटी देके गए थे कि मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। आज 5 साल पूरे हो चुके, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने गारंटी दी थी कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। 1% से ज्यादा व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने कहा कि बिजली की दरें पूरे 5 साल में नहीं बढ़ाएंगे। पंकज जी, आप ताजुब करोगे, 5.5 रुपए प्रति यूनिट 2018 के पहले बिजली की दर थी, आज 11 रुपए 90 पैसे है। आज उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं क्योंकि बिजली की कटौती। ये कहते हैं कि साहब हमने 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अरे 100 यूनिट बिजली फ्री देने के बदले 562 रुपए की सब्सिडी के बदले में 5000 रुपए वसूल कर लिए, ये इन्होंने किया है। तो राजस्थान के अंदर केवल भ्रष्टाचार है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर इनके मंत्री लाल डायरी लेके आते हैं। अगर एक मंत्री अगर लाल डायरी विधानसभा में लाता है तो इसका मतलब है कि वो सरकार बोल रही है। अगर सरकार बोल रही है तो वो
मानना पड़ेगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है। इनके एमएलए भरत सिंह पूरे 5 साल तक प्रमोद भाया के ऊपर आरोप लगाते रहे कि खनन मंत्री घोटालों का सम्राट है, खनन के अंदर माइंस के अंदर दुनिया भर का घोटाला हुआ। ये इन चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जब इनके खुद के भाई भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है जब तो समझ में आ जाता है, लेकिन इनके खुद के एमएलए लगा रहे। अब देखिए दिव्या मदेरणा जी ने बोला कि सब मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। अब आप बताओ कि अगर कांग्रेस की एक एमएलए कहती है कि मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं, इससे ज्यादा क्या है? हम गारंटी देते हैं राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित रहेगी, हम गारंटी देते हैं कि पेपर लीक नहीं होंगे, हम 70 लाख युवाओं को गारंटी देते हैं कि आपको एक भी पेपर लीक का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, हम गारंटी देते हैं। तो इस तरह की हम भारतीय जनता पार्टी गारंटी देते हैं। 2023 के बाद में एक तो भ्रष्टाचारी रुकेंगे नहीं यहाँ पे, और एक पेपर से जो घोटालेबाज है वो नहीं रुकेंगे। ये जो सुरेश ढाका को इन्होंने छिपा के रख रखा है, जो इनके जो जी आप खुद ताजुब करोगे, इनके वरिष्ठ वकील उस सुरेश ढाका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ही ये साबित होता है कि ये कितने नंबर 1 के भ्रष्टाचारी है। और 2023 ठीक है सुरेश जी जवाब ले लेते हैं। भूदेव शर्मा जी जवाब दीजिए। इतने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरोप नहीं लगा दिए जितने की सुरेश जी ने तमाम आरोप जो है जो बिल्कुल सुरेश जी सुन लीजिए जमीनी स्तर की जितनी बातें, चाहे शिक्षकों की भर्ती को लेकर हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, तमाम तरीके के यानी यहाँ पे जो एमएलए लगा रही है इस दौरान आरोप, जवाब दीजिए जरा। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। देखिए इन्होंने बहुत आरोप लगाए कि हम गारंटी लेते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। अरे भैया 27 पेपर तो गुजरात में लीक हो गए, पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हो गया। अरे आप सुन लीजिए, इतनी बड़ी बात आपने इतनी बड़ी बात राजस्थान के लिए बोल दी। हो सकता है ये बात शायद और दूसरे लोग सुने, दूसरे राज्यों में भी कम से कम जो अपराध है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भूदेव शर्मा जी जवाब दीजिए। पंकज जी इनकी सरकार है, गुजरात में है, मणिपुर में जहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मणिपुर में क्या हुआ? ऐसा तो किसी कांग्रेस शासित राज्य में नहीं हुआ। और पेपर लीक की बात करें, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कितने बड़े घोटाले हुए जिसमें राज्यपाल तक की हत्या कर दी गई। और ये गारंटी बात कर रहे हैं राजस्थान पर ही बात है, बीच में मत बोलिए। मैं बिल्कुल अंदर क्या हुआ था, एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया था, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, जाके डूंगरपुर में पहुंच जाते हैं। ठीक है सुरेश जी प्रियंका गांधी राजस्थान में आई क्या? ठीक है सुरेश जी जवाब तो सुन लीजिए। रणथंभौर में पर्यटन करने के लिए क्या वो उस महिला के पास गई है प्रियंका गांधी जिसके साथ में उनको भट्टी में झोंक दिया गया? आप जवाब दीजिए उस पर। सुरेश गर्ग जी सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, मुद्दे पर आने तो दीजिए। रणथंभौर के अंदर वहाँ चली जाती है जब। सुरेश गर्ग जी आपके बीच में कोई, दोनों मेहमानों में से कोई नहीं सुन रहा था। मुझे धनोज जी के पास भी जाना होगा, लेकिन भूदेव शर्मा जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए ताकि उनसे भी। नहीं पंकज जी पहले इनको अब जिनके मन में जितना है उसको निकालने दीजिए, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो इनको बोलने दीजिए। जब इनकी पोल खुलने लगती है तो ये सुनते नहीं है। पूरी कीजिए, इनको और मौका दो। भूदेव शर्मा जी इस तरीके से एक दूसरे पर अगर मैं एक ही की बात सुनूंगी तो चर्चा कैसे हो पाएगी? मैंने सुरेश जी से बोल दिया बीच में नहीं, बीच में कोई किसी के इंटरप्ट नहीं करेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, अपने नंबर आने पर अपनी बात रखिएगा। सुना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है भूदेव शर्मा जी, इसलिए पहले एक बार इनको एक मौका और दो। सुरेश जी कुछ और भी बोलना है आपको? बिल्कुल बहुत सारी है। अरे साहब सुरेश जी तो बोलिए, फिर आप उसको बोलिए, पहले आप बोलिए, चुनाव आएंगे ना 25 बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि आप बौखलाए हुए हैं। आपने कर दी यहाँ पे महिला अत्याचार भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे फैला दिया आपने कि उसको बोलते ठीक है सुरेश जी सुन लिया। सुरेश जी ये सारी बातें आपने रख दी। सुरेश जी एक बात को 4 बार बोल देने से वो बात उतनी ही नहीं रहेगी। ठीक है भूदेव शर्मा जी जल्दी से बात पूरी कीजिए आप अपनी, फिर मुझे धनोज जी के पास भी जाना है। पंकज जी 2-4 बातें हैं जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आते हैं, उसी को बार बार बोलेंगे, कोई नई बात नहीं मिलेगी। राजस्थान के अंदर जितना विकास अगर गहलोत जी ने किया है उतना किसी भी पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। चाहे वो 25 लाख रुपए तक का उपचार की व्यवस्था हो, या फिर किसानों के कर्ज माफ की बात हो, या फिर युवाओं के। आप ही बोलिए, फिर आप बोलिए, फिर क्या मतलब है डिबेट में बैठने का? पंकज जी जब मैं बात ही नहीं बोल पाऊंगा तो फिर क्या मतलब है? मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि आप बोलिए। नहीं मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर आपका कोई और भी सवाल है तो बोल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे चर्चा के बीच में इस तरीके से बोलना पड़ेगा
कि नहीं आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग चर्चा में बैठे हैं। सुरेश जी अपने नंबर व्यक्ति बता दो जिसने 25 लाख का फायदा सुरेश जी आप सुन तो लीजिए, आपको बोलने का मैं पूरा मौका दे रही हूँ। सुरेश जी आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बता दीजिए आरजीएचएस स्कीम के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए, मेडिकल में सबने लिख दिया कि हम आरजीएचएस के अंदर कोई भी दवाइयां उपलब्ध नहीं कराएंगे, और आप कह रहे हो कि हमने राजस्थान में हाँ भ्रष्टाचार में विकास किया। ठीक है सुरेश जी आप दूसरों को बोलने का मौका तो दीजिए। जो प्रमुख है वो खुद बोल रहा है कि राजस्थान। सुरेश जी मुझे फिर आवाज आपकी म्यूट करानी पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि आप किसी की बात नहीं सुन रहे। मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, उसके बाद भी आप बीच बीच में बोल दे रहे हैं। ऐसे नहीं होती ना चर्चा। जब आपका नंबर आएगा आप जवाब दीजिएगा। भूदेव शर्मा जी अब जवाब दीजिएगा। अब सुरेश जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, जब बात पूरी होगी उसके बाद आप बोलेंगे। पहले आप इनसे और पूछ लो। नहीं मुझे जितना पूछना है मैं जो रटाए 4-5 क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप से। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए। नहीं भूदेव शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। धनोज जी के पास भी मुझे जाना, उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी है। राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी जानना है दोनों पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पंकज जी इनके बोलने से ये सीधे तौर पे आज अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया है वो अब किसी से नहीं छुपा है, और आपके सर्वे बता रहे हैं कि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारे प्रचार मंत्री जी अब आ गए हैं, वरना बीच में गायब हो गए थे। देश के उद्घाटन मंत्री गए या प्रचार मंत्री गए, मुझे तो याद नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि प्रचार मंत्री और उद्घाटन मंत्री जी की तो पता है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के और पास और इनके प्रवक्ताओं के पास ये है कि ये एक चेहरा नहीं बता पा रहे हैं कि ये किसके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। विचारों को आना पड़ता है, डिबेट में बैठना पड़ता है। जब इनसे एंकर पूछते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, कि आपका चेहरा कौन होगा, पहले ये बोखला करके नाम बताते थे। लेकिन भूदेव शर्मा जी जो आरोप लगाए उन पर जवाब दीजिएगा। पीडब्ल्यूडी को लेकर आरोप लगाया है और शिक्षा भर्ती को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि मैं फिर धनोज जी के पास चलती हूँ। देखिए मैं बिल्कुल इन्होंने जो 2-3 आरोप लगाए मैं उनका जवाब देता हूं। आप ये देखिए कि अगर मैं मानता हूं कि कई असामाजिक तत्व होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि उसके लिए वहां की सरकार कितनी जल्दी से काम करती है। एक तरफ आप भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करो, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी जो भी भ्रष्टाचार करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। पूरे देश के अंदर अगर कहीं पर भी सबसे अच्छा काम कर रही है वो एसीबी कर रही है। उन्होंने मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने आईएएस को नहीं छोड़ा। ठीक है भूदेव शर्मा जी, सुरेश जी मुझे लगता है कि आप दोनों चर्चा को आगे नहीं चलने दे रहे, एक दूसरे के बीच में बोले जा रहे हैं। खुली छूट दे रखी है एसीपी को, खुली छूट एसीबी को दे रखी है, चाहे आईएएस हो, मंत्री हो, विधायक हो, आईपीएस हो। और जितनी कार्रवाई राजस्थान के अंदर एसीबी ने किया उतना किसी भी स्टेट में नहीं किया। ठीक है भूदेव शर्मा जी, सुरेश जी वापस लौटूंगी आपके पास में। धनोज जी गारंटियां दी जा रही हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कल आपने सुना होगा किस तरीके से उन्होंने बोला है कि यहाँ पर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार आती है उसकी जो जमीन पर नजर लग जाती है। गारंटियां दी जा रही, कितनी गारंटियां पूरी होती हैं और कंपेयर करते हैं एक दूसरे से भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, क्या कुछ कहना है इस पर? क्या कहता है राजस्थान की जमीनी समीकरण? भूदेव शर्मा जी अब सुन लीजिए और सुरेश जी आप भी सुन लीजिएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। धनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। 18 मिनट इनको दिए, 25 मिनट का आपका डिबेट है, 18 मिनट इन्हीं को दे दिए। 2-4 सेकंड में बोल लेता हूँ। बिल्कुल धनोज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं मुझे सुनने में बहुत मजा आता है, मैं सुन लेता हूँ। धनोज जी जवाब दीजिए, अगर आप भी इसी तरीके से इन दोनों की तरह ही बीच में बोलने के, मैंने खुद ही सामने से बोल दिया, मैंने उसी समय सामने से बोल दिया। डिबेट कराने की जवाबदेही आपकी है, इन दोनों की नहीं है। धनोज जी मैंने आपसे सवाल किया, आपको क्या लगता है राजस्थान में जिस तरीके से गारंटियां दी जा रही हैं, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। तो प्रतिक्रिया तो मैं चुप होकर दे रहा हूँ, जब सब लोग बोल ही रहा तो मैं चुप हूँ। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा ना, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। चलिए मैं शुरुआत करता अपनी बातों का, और मैं चाहूंगा कि सब लोग मेरी बात को सुने। बिल्कुल 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। अब तो लड़ाई गैरों से नहीं अपनों से है, अब तो लड़ाई गैरों से नहीं अपनों से है, जनाब जीत की ख्वाहिश सपनों से। ये दोनों पार्टी के जो खेल बिगाड़ कर रख दिया है इनके ही बागी नेता, और बागी नेता में कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता है और बीजेपी के भी बड़े नेता है, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ी पार्टी है, 5 साल तुम 5 साल मैं, जब से इतिहास है तब से यही है। लेकिन इन दोनों के दावे बड़े बड़े हैं
कि हमने विकास कर दिया, लेकिन सच्चाई है कि राजस्थान में आज भी पानी बूंद बूंद के लिए महिलाएं सर पर मटका लेकर दूर दूर जाती है और पानी के लिए प्यासे हुए। इसमें दोनों फेल्योर है, बीजेपी की सरकार फेल्योर है, कांग्रेस की भी सरकार फेल्योर है। क्योंकि राजनीति का जो मुकाबला है मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में है, लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़ा चेंज है, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टी है वो भी बीच मैदान में है, और बागी खासतौर पर, क्योंकि 30-35 बागी दोनों के मिलाकर, इसमें मंत्री रैंक के नेता, इनके बड़े बड़े आला कमान के पसीना छूटे, मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ, दोनों के आला कमान का पसीना छूटा हुआ, उसको मनाने में लगा हुआ था, लेकिन 9 तारीख को किसी ने नाम वापस नहीं लिया। अब ये लोग अपनी बैठकें कर रहा रणनीति बना रहे हैं कि भाई किस तरह हम अपने बागियों को मना ले, जिससे हमारा वोट जो है पोलराइज ना हो, इधर उधर ना हो, और हम सरकार बना सके। एक विडंबना आपको बता देते हैं, 2018 में जो सीट था, कम से कम कुछ ऐसे सीट थे जो 1000 वोटों के कम अंतराल से थे, और 1000 से 5000 वोटों की जीत थी। उन पर बागियों का जो खेल है, ज्यादा खेल बिगड़ रहा है, क्योंकि जब 2018 में ये लोग जीत का अंतर 1000 और 500 ऐसे करके था, आप अंदाजा लगाइए पंकज इसी से कि इनकी सांसें अटकी हुई दोनों की, क्योंकि वहां पर जो सरकार बड़ी मुश्किल से बनी थी, कैसे बनी थी सबको पता है, लेकिन जो दावे दोनों पार्टी कर रहे हैं उनके दावे खोखले हैं, क्योंकि आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन दोनों के पसीने छूट रहे इसी बात को लेके कि किसी तरह वो हमारे जो विरोधी है, जिनको इन्होंने वादा किया था हम तुमको टिकट देंगे, ऐसे विधायक का टिकट काट दिया, और दूसरे दल से आए हुए, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में गए हुए नेताओं को इन लोगों ने टिकट नहीं दिया, वो लोग भी निर्दलीय ताल ठोक दिया। तो ये तो एक अलग मसला। अब आ जाइए, अगर केंद्र सरकार दावा करती है कि हमने बहुत सारे पैकेजेज दिए, तो जो राज्य सरकार वो भी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 5 साल गहलोत साहब खींच तीन के अपनी सरकार चला लिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ सचिन पायलट का झगड़ा था शुरू से ही, क्योंकि वहां के युवा वर्ग, एक वर्ग यही चाहता था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और ये झगड़ा चलता रहा 5 साल। 5 साल में किसी तरह कांग्रेस क्या सेटलमेंट किया, वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा बता देंगे। लेकिन हम विश्लेषण में इतना ही कहेंगे कि किसी तरह सचिन पायलट को कहा कि आप मान जाइए, हो सकता है उसको कहा होगा कि अगली बार आपको बना देंगे मुख्यमंत्री। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार 101 सीट ला पाएगी? अगर कांग्रेस 101 सीट ला पाएगी। धनोज, ये जो गारंटियां दी जा रही हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, मैं इस पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, राजस्थान में क्या जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? क्या इन गारंटियों के बीच में जनता फंसेगी? देखिए, मैं आपको कहा ना कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। हाँ। राजस्थान की जनता बहुत गरिमामयी जनता है, बुद्धिजीवी जनता है। हाँ। वो लोग अपने सुख दुख को देखते हैं। 5 साल कांग्रेस को सरकार बना के चलाया कांग्रेस। जो धरातल की बात है तो वो तो भूदेव जी भी जानते हैं और सुरेश गर्ग भी जानते हैं कि जो भी योजना उसमें अपार घोटाला है। मैं केंद्र की योजना की एक बात बता देता आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना लाभुक तक जाता है तो ये लोग समझता है कि उनके अकाउंट में पैसा चला गया, लेकिन जब लाभुक घर बनाने जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास 1.5 लाख ही बचे हैं। क्योंकि जो नीचे के जो केंद्र राज्य सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे किसी न किसी तरह कटौती कर लेते हैं। और दूसरी बात, जो राज्य सरकार के मतलब योजना है उसमें भी यही हाल है, जो लाभुक है नीचे। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से ही भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अपने घर में कोई नहीं देख रहा है। भूदेव शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। पंकज जी, धनोज जी ने अच्छी बात बताई, मैं सहमत हूं कि भ्रष्टाचारी, मैंने भी कहा कि देखिए हर समय हर जगह असामाजिक तत्व होते हैं, कुछ आपराधिक तत्व होते हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये सोचनी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कहाँ हो रही है। जनता समझदार है, 21वीं सदी का भारत है, वो ये ध्यान रही है कि हमारे लिए कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार बनेगी जो हमारे लिए काम करेगी, और एक वो होगी जो उद्योगपतियों के लिए काम करेगी, केवल कुछ 1 या 2% लोगों के लिए, और एक सरकार वो होगी जो 98% लोगों के लिए काम करेगी। तो जनता जो है 98% वाली जनता है, वो अपने लिए वोट देगी। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि गहलोत जी ने जो काम राजस्थान में किया है, और रही बात धनोज जी ने बताया कि झगड़े की, तो आज भारतीय जनता पार्टी में जो झगड़ा है वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर है।
हमारे नेता चाहे सचिन पायलट जी और गहलोत जी साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आज चेहरा ही नहीं है। वसुंधरा जी कहती है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इनके राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं बनूंगा, कोई नेता अलग कहता है। दोनों ही पार्टी में चल रहा है, वो तो दोनों ही पार्टी में चल रहा है। भूदेव शर्मा जी कोई सी पार्टी कम नहीं है। सुरेश गर्ग जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी 30 सेकंड। देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ है ना, क्यों नहीं चेहरा घोषित कर देते हो अशोक गहलोत जी को? अभी चैनल पे बोल जाए कि हमारा अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। क्यों वेणुगोपालन को ये बोलना पड़ रहा है कि हमारा कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होगा? क्यों वेणुगोपालन जी बोल रहे हैं? तो आज ये जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे घोषणा कर दे जाए अशोक गहलोत हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा, चेहरे पर ही हो रहा है, अगला मुख्यमंत्री होगा। ये यहाँ पे आप जैसे मोदी कर रहे हो ऐसे नहीं है। हर राज्य में चाहे वो मध्य प्रदेश हो कमलनाथ जी के नाम पर, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नाम पर, हर जगह हमारे पास है ना। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं होगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होगा। ये यहाँ पे चैनल पे बोल के जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियों को लेकर जनता के सामने अपना जो पेशकश की है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम आरोप लगाए हैं कि पिछले अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 की गारंटियां भी पूरी नहीं हुई है, और एक बार फिर से इस तरीके की गारंटियां लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आ चुकी है। लेकिन जनता इस बार बेवकूफ नहीं बनेगी और जनता इस बार बीजेपी को सत्ता में लेकर आएगी। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या एक बार फिर से राजस्थान की जिस तरीके से परंपरा है सत्ता परिवर्तन की, क्या इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एक बार फिर से कांग्रेस अपनी जो सरकार है वो काबिज रखने में बरकरार रहती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।